हेलो एवरीवन, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10 जिसका कि कोर्स कोड 165 है। इसके लिए आने वाले दिनों में इसकी परीक्षाएं होने वाली हैं और परीक्षा के ठीक पहले आप किन टॉपिक पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे और आप किस तरीके से अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे। जो कंप्यूटर इथिक्स है उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करूँगी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड पीरियड्स के बारे में। तो यहाँ तो हमारा टर्म वाइज एग्जाम हो रहा है, तो सबसे पहले बात करेंगे सिर्फ टर्म 1 के बारे में। ठीक है, टर्म 2 को लेकर अभी हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। साइबर इथिक्स 10 नंबर का है और HTML 15 नंबर का है जो सिलेबस है इसके लिए। साइबर इथिक्स का सिलेबस छोटा सा ही है, 5 टॉपिक्स हैं मेनली, लेकिन इसमें कुछ सब टॉपिक्स भी हैं। और HTML का भी जो पोर्शन, तो चूँकि HTML एक ही है लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स को अलग किया गया है। यानी सिलेबस देख के भी आप एक बार जस्ट सरसरी की अगर आप डाल देंगे तो आपको इतना दूर का टॉपिक में भी बहुत सारा MCQ के चांसेस हैं। जैसे कौन सा टैग, कौन सा एट्रीब्यूट बॉडी का नहीं है, तो आप एक बार अगर यहाँ पर ही देख ले, बॉडी के जो आपको एट्रीब्यूट दिए गए हैं यहाँ पर 6 दिए गए हैं। हालांकि हम लोग 8 एट्रीब्यूट्स भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो खैर आपको जो दिया गया है आप वही पढ़िए। इसके अलावा हेडिंग टैग्स कितने हैं, तो H1 से H6 तक। हॉरिजॉन्टल रूल के लिए टैग कौन सा है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइंस को स्मॉल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के अलावा कितने तरह के लिस्ट हैं, तो 3 लिस्ट हैं। तीनों लिस्ट के नाम आपको यहाँ पर दिख ही रहे हैं। और एट्रीब्यूट्स OL का क्या होता है, स्टार्ट होता है, टाइप होता है, UL का टाइप होता है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आप सिर्फ रिवाइज करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट होता है फेस, साइज और कलर। ठीक है, तो नाम से ही लग रहा है कि फेस, साइज और कलर का क्या मतलब है। लेकिन मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको HTML वाले किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, मैंने अभी जो बनाया है ये सिर्फ एक आपको ओवरव्यू देने के लिए बनाया है। ठीक है, इंसर्ट इमेज एट्रीब्यूट्स का क्या, इमेज का जो हमारा कमांड होता है इसका क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, तो SRC, विड्थ, हाइट और अल्ट। SRC हम लोग सोर्स को बोलते हैं, तो विड्थ और हाइट का मतलब आप जानते हैं, चौड़ाई और जो ऊंचाई होती है। आर्ट होता है एक अल्टरनेट टेक्स्ट जो इमेज के बदले यूज़ किया जाता है। इसके अलावा 2 टैग और हैं, एक है सुपर स्क्रिप्ट और एक है सब स्क्रिप्ट। आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि P से पावर होता है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी टेक्स्ट को पावर पे उठाना है, यानी कि आपको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है, A² B² A³ B³, तो हम लोग SUP कमांड यूज़ करेंगे। और B फॉर बेस होता है, यानी जब भी आपको कोई केमिकल इक्वेशंस लिखना हो, C2H6O12 इस टाइप का, या H2O, तो वहाँ पे बेस पे लिखने के लिए हम लोग SUB टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, जो इस पूरे HTML का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फॉर्म। आपको फॉर्म बनाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन फॉर्म बनाकर उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम लोग डिटेल में एक बार बात करेंगे सैम्पल पेपर के ऊपर भी। फॉर्म्स में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि टेक्स्ट एंट्री के लिए, रेडियो बटन्स, यानी कि किसी बहुत सारे लिस्ट में से किसी एक चीज को चूज करने के लिए, चेक बॉक्स, मल्टीपल आइटम्स को चूज करने के लिए, पासवर्ड, लिस्ट एंड कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, यानी कुल मिलाकर जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है वो ये है। हालांकि पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी चैप्टर के हिसाब से है। ठीक है, आइए अब एक नज़र डालते हैं सैम्पल पेपर पे। सैम्पल पेपर जो कंप्यूटर का यहाँ पर अपलोड किया गया है CBSE के द्वारा, इसमें देखिए जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 हैं। ठीक है, और टाइम अलॉटेड तो 90 मिनट है ही, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ है वो ये है कि आपको सब मिलाकर 25 नंबर के लिए 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, यानी एक ऑन एवरेज जो मार्क्स आता है पर क्वेश्चन वो आता है 0.625। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न जो है बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कम्स अंडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे आप इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो फोटोशॉप जो है ये एडोबे का है, पेड वर्जन आता है। MS पेंट जो है ये हमारा MS वर्ड मतलब हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ ही आता है। और जो तीसरा हमारा है वो है लिनक्स और चौथा है हमारा विंडोज़। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
ठीक है, इसे आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है HTML टैग में कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने में मदद करता है। अभी मैंने आपको इसके पहले जब सिलेबस दिखाया था तो मैंने आपको दिखाया था कि आपको वहाँ HR टैग पढ़ना है। ठीक है, तो यानी 2 का B नंबर आंसर सीधा सीधा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स। ठीक है, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। तो डेटा इज एक्सेसिबल बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन यूजिंग ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ये तो सिक्योर ट्रांसमिशन नहीं है। डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो सर्टनली यही है, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हैपन्स इजिली, कहीं से भी रेलिवेंट नहीं है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। द करेक्ट HTML कोड टू डिस्प्ले P+Q, और यहाँ पर होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक में मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी चीज़ को पावर पे उठाएंगे तो SUP लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि SUP कहाँ कहाँ है, तो इन 3 में है, यानी पहला नंबर ऑप्शन तो हमारा नहीं है। दूसरा हमारा जो SUP लगेगा वो इस 2 के पहले लगेगा और 2 के ठीक बाद ख़त्म हो जाएगा। तो जिस भी आंसर में आपको इस तरह का दिख रहा हो जहाँ सिर्फ 2 के पहले SUP लगा हुआ हो और 2 के बाद SUP बंद हो गया हो, वही आपका करेक्ट आंसर है। यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आएंगे विच HTML टैग कॉज ब्राउजर टू रेंडर टेक्स्ट एज इटैलिक। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था सिलेबस करिकुलम जब मैं दिखा रही थी, आई जो होता है वो यूज़ होता है इटैलिक्स के लिए, बी यूज़ होता है बोल्ड के लिए, यू यूज़ होता है अंडरलाइन के लिए। तो सही सी बात है, आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है सी नंबर। इसके बाद है द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज इज। ठीक है, IMG एक कोड है। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि जो एट्रीब्यूट होता है वो ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखा जाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास बच जाता है A, C और D। इमेज टैग नहीं है, टैग जो है वो IMG है, यानी अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है A और D। तो HREF जो है वो IMG का एट्रीब्यूट नहीं है, IMG का एट्रीब्यूट है SRC। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी नंबर, IMG SRC इक्वल्स टू image.gif। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया था करिकुलम। तो अगर आप अपनी करिकुलम को भी ध्यान से देखेंगे, एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो आप यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों का उत्तर दे सकते हैं। IMG का जो एट्रीब्यूट है वो SRC है, HREF नहीं है। छोटा सा लिस्ट बना लीजिए इसी तरीके से किस टैग का कौन कौन सा एट्रीब्यूट है। इससे क्या होगा, जब भी टैग या एट्रीब्यूट्स वाले प्रश्न आएंगे तो आपके वो प्रश्न गलत नहीं होंगे। आपको यहाँ पर 3 ही टैग का एट्रीब्यूट पढ़ना है, एक है इमेज, दूसरा है आपका यहाँ पर बॉडी टैग और तीसरा आपका यहाँ पर है फॉन्ट टैग। एक और एट्रीब्यूट आपको पढ़ना है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट का। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4 ही ऐसे टैग्स हैं जिनके एट्रीब्यूट्स को भी आपको पढ़ना है। तो आप इनको आराम से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं ताकि आपका टैग वाला कोई प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में। विच एट्रीब्यूट इज नॉट वैलिड फॉर बॉडी टैग। ठीक है, मैंने अभी आपको तुरंत दिखाया था, बैकग्राउंड बॉडी का एट्रीब्यूट है, वे लिंक भी है, BG कलर भी है। तो जो ऑप्शन नहीं है वो ऑप्शन है बी नंबर, कलर बॉडी टैग का एट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, बॉडी टैग के आपको 6 एट्रीब्यूट ही पढ़ने हैं। डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज फाइल। ठीक है, तो कौन सा इसमें से, जाहिर सी बात है आल्ट और SRC जो है यही दोनों इमेज का यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट दिया है। तो SRC का मतलब होता है सोर्स जो होता है वो स्पेसिफाई करता है लोकेशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या नहीं आता है, तो पासवर्ड नहीं आता है। उसका पासवर्ड जो है ये तो हम लोग इंडिविजुअली कोई भी अपना रखता है, ये कोई राइट नहीं है हमारा प्रॉपर्टी राइट। पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, बट पासवर्ड जो होता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एग्जाम्पल नहीं होता है। ठीक है, अभी यहाँ देखिए एक और इमेज टैग के एट्रीब्यूट से क्वेश्चन है, द डैश एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग स्पेसिफाई एंड अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट जो यूज होता है वो होता है ALT। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A नंबर।
While creating a web document, which unit is used to express an image height and width? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इमेज टैग के एट्रीब्यूट से ऑलमोस्ट हर एक एट्रीब्यूट से एक क्वेश्चन है। हाइट और विड्थ हमेशा पिक्सल्स में नापे जाते हैं, ठीक है। जब इमेज की बात कर रहे हों हम लोग कभी भी, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हाइट और विड्थ जो होता है वो पिक्सल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ डॉट्स प्रेजेंट ऑन अ मॉनिटर। ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रीति नीड्स टू सेंड अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू हर कलीग इन ऑफिस ओवर अ सिक्योर चैनल। शी यूजेज अ टेक्निक वेयर इन एन एक्चुअल मैसेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अनरीडेबल मैसेज। ठीक है, वो कौन सा टेक्निक है जो कि किसी एक्चुअल मैसेज को कन्वर्ट कर सकता है अनरीडेबल मैसेज में? तो वो जो हमारा टेक्निक होता है वो हमारा टेक्निक होता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन एक मेथड होता है जो कि किसी भी एक्चुअल मैसेज को अनरीडेबल मैसेज में कन्वर्ट करता है। यहीं पे एक कंसेप्ट आप और समझिए, डिक्रिप्शन जो होता है ये चेंज्ड मैसेज को एक्चुअल मैसेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यही मतलब होता है। तो हो सकता है यहाँ पर सैम्पल पेपर में इंक्रिप्शन दिया हो, एग्जाम में डिक्रिप्शन आ जाए, तो चूंकि आपने क्वेश्चन ऐसा पढ़ा तो उस जगह आप अपना दिमाग नहीं लगाएं। ठीक है, बट आपको एक बार ध्यान देना है कि अगर एक्चुअल मैसेज को अनरीडेबल में कन्वर्ट करना है तो वो है इंक्रिप्शन। ठीक है, बट एक अनरीडेबल या कन्वर्टेड या इंक्रिप्टेड मैसेज को एक्चुअल मैसेज में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 13, विच इज द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML। HTML में कमेंट करने का ये तरीका होता है एक्सक्लेमेशन डैश डैश और उसके बाद फिर जहाँ पे आपने ख़त्म किया अपना कमेंट वहाँ पे 2 डैश। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी तरीका कमेंट लिखने का वैलिड नहीं होता है। द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेज दैट इज इंसर्टेड इन वेब पेज इज। अगर आपने इस कंसेप्ट को नहीं पढ़ा है तो दिमाग में जो सबसे पहली बात आएगी वो आएगी लेफ्ट, क्योंकि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में सब कुछ लेफ्ट अलाइन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक इमेज की, इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखना है कि जब भी हम कोई इमेज किसी वेब पेज में डालते हैं तो वो इन लाइन विद टेक्स्ट होता है, यानी जिस लाइन पर टेक्स्ट लिखा जाता है उसी लाइन पर वो इमेज भी इंसर्ट होता है। ठीक है, तो हमारा वहाँ पे लेफ्ट या राइट वाला नहीं कंसेप्ट लाना है, यहाँ पर आपको इन लाइन विद टेक्स्ट रहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ डेटा? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इंक्रिप्शन, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से ये सारी टेक्निक्स जो है ये सिक्योरिटी ऑफ डेटा में यूज होती है, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ तभी हमने सिर्फ 15 क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम कौन सा नहीं है? तो प्लेगियरिज्म, फिशिंग, हैकिंग तो साइबर क्राइम नाम से ही लग रहा है। तो यूजिंग लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर जो है ये साइबर क्राइम नहीं है। कौन सा सॉफ्टवेयर फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट ऑफ मॉडिफिकेशन इन द सिक्योर कोड रिमेन विद द ओनर? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें जो एक्सक्लूसिव राइट होता है चेंज करने का सोर्स कोड में वो हमेशा से ओनर के पास होता है? ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर है आपका डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, a dash is a right given by the government to an inventor to protect his or her invention from being used, copied for a fixed period of time। ठीक है, वो कौन सा राइट है जो गवर्नमेंट देती है कि कोई भी जो इन्वेंटर है वो अपनी इन्वेंशन को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक जो मतलब उसको कोई और दूसरा कॉपी या यूज़ ना करे, इसके लिए जो वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसको हम लोग पेटेंट बोलते हैं। ठीक है, ये पेटेंट ये राइट है। तो इन डेफिनेशंस को आप इसी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये पूरा डेफिनेशन आ जाए और यहाँ पर आपका ब्लैंक स्पेस हो। ठीक है, तो आप इसको याद करके रखेंगे पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग? ठीक है, फॉन्ट टैग का 3 ही एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा टाइप। फॉन्ट का जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है कलर, फेस एंड साइज। द डैश टैग डिस्प्लेस टेक्स्ट इन सबस्क्रिप्ट फॉर्म। बी फॉर बेस, सो कहाँ पर बी है? यहाँ पर बी है।
ठीक है, तो इस जो आंसर होगा वो SUB होगा, SUBS पे आप नहीं जाएंगे। तो इस 20 में से आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने थे। अभी यहाँ हमारा सेक्शन 2 शुरू होगा 20 क्वेश्चन के साथ, और आपको यहाँ से भी 16 क्वेश्चन देने हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, पूरा एक एक लाइन पढ़िएगा और लाइन पढ़कर उसके बाद आपको उत्तर देना है। एक अरुण ने क्लिक किया है एक लिंक जो कि उसके मोबाइल पे मैसेज में आया है, जो कि एक कम्प्लीमेंट्री ट्रिप टू अ डेस्टिनेशन ऑफ हिज चॉइस। उसको उसके जो पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन है सच एज ऑनलाइन अकाउंट नेम, लॉगिन इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, इसे चोरी किया जा सकता है। सो ही शुड बी केयरफुल ऑफ सच डैश अटैक। उन्हें किन अटैक से बच के रहना है? जो इस तरीके के मैसेज होते हैं जो आपको किसी तरीके का प्रलोभन दिखाते हैं, ठीक है, और आपसे आपके इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसे स्टील कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फिशिंग। 22वां नंबर जो प्रश्न है, HTML का कोड दिया हुआ है जिसमें कि OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप है I। तो जाहिर सी बात है कि ये 1 2 3 4 जो होगा ये रोमन नंबर पर होगा, लेकिन कौन सा रोमन नंबर? यहाँ पे रोमन नंबर में भी स्मॉल लेटर में दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकती है कि ये ऊपर वाला B आंसर सही है या D आंसर सही है। हाँ, बिकॉज B भी सही हो सकता है, D भी सही हो सकता है, क्योंकि OL टाइप जो है वो हमारा यहाँ पर I है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी हम लोग लिस्ट आइटम बनाते हैं तो वहाँ पे लिस्ट जो हमारा आइटम होता है उसके बाद डॉट होता है, यानी प्रश्न नंबर संख्या जो 22 है इसका आपका सही उत्तर B नंबर है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें इनको आप याद रखिएगा। यहाँ पर एक और है, एक आर्टिस्ट है जो कि अपने आर्ट वर्क को इंटरनेट या वेबसाइट पे डालती है बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। किसी दिन इससे पता चलता है कि इसके जो अपने आर्ट है उसको कोई और अपनी पेंटिंग बनाकर डिस्प्ले कर रहा है। तो इसमें से जो इस लड़की है इसका कौन सा राइट यहाँ पर इन्फ्रिंग्ड हो रहा है? यहाँ पे अगर आप ऑप्शन से देखें, डिजिटल प्राइवेसी राइट नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रिवेसी राइट। तो प्रिवेसी राइट ये नहीं है और ये डिजिटल प्रॉपर्टी राइट भी नहीं है। ये क्या है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ठीक है। इसमें से कौन सा जो टैग है जो आपको लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज देता है? ठीक है, तो लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज की जब हम लोग बात करें H1 H2, तो सबसे बड़ा साइज तो H1 देगा, क्योंकि H1 यहाँ ऑप्शंस में नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो H2 होगा। कौन सा आपको नंबर्ड लिस्ट बनाने में मदद करेगा? तो नंबर्ड लिस्ट हमेशा से ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, तो OL, ठीक है। वी कैन क्रिएट अ नंबर लिस्ट यूजिंग अ OL टैग, ठीक है। Which of this is not an example of cyber bullying? साइबर बुलिंग का एग्जाम्पल इसमें से कौन नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कॉपिंग अ क्लासमेट्स पर्सनल फोटो अगेंस्ट हिज परमिशन फ्रॉम हिज सोशल मीडिया अकाउंट एंड सेंडिंग इट टू अदर फ्रेंड्स, ठीक है, ये साइबर बुलिंग है। बुलिंग अ क्लासमेट इन स्कूल कॉरिडोर, ठीक है, स्कूल कॉरिडोर साइबर रूल्स के अंदर नहीं आता है, ठीक है। हालांकि और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। थ्रेटनिंग समवन ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप एक साइबर यानी कि इंटरनेट से मिलने वाली फैसिलिटी है, तो यहाँ पे ये साइबर बुलिंग है। पोस्टिंग मीन मैसेज अबाउट समवन ऑन देयर सोशल मीडिया, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन नंबर 1 देखें, 3 देखें या 4 देखें, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं तीनों में है, तो ये तीनों ही जगह पर साइबर बुलिंग जो हमारा टॉपिक है ये है। तो आपका जो B नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिस्ट विल क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे आ रहा था नंबर्ड लिस्ट, अभी यहाँ पे आ रहा है बुलेटेड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट अगर नंबर्ड लिस्ट है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है ये हमारा बुलेटेड लिस्ट है, यानी 27 नंबर का आंसर जो है ये है आंसर नंबर A। विच ऑफ द सीक्वेंस ऑफ HTML टैग इज करेक्ट? HTML टैग का जो ऑप्शन जो सीक्वेंस होता है वो होता है HTML हेड टाइटल, टाइटल हेड और उसके बाद फिर बॉडी बॉडी फिर HTML, ठीक है। यानी जो 28 नंबर है इसमें जो A नंबर ऑप्शन है यही ऑप्शन सही है, यही इसका करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। HH T और फिर T क्लोज H क्लोज फिर B ओपन फिर B क्लोज फिर H क्लोज, ठीक है। इसके बाद है प्रथम इज एक्साइटेड टू यूज अ न्यू सॉफ्टवेयर विच इज फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड।
बट ही कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज द सोर्स कोड। डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जिसको आप डाउनलोड तो कर सकते बट आप उसके सोर्स कोड को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फ्रीवेयर। ठीक है, फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, सोर्स कोड चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रियांशु हैज रिटन द फॉलोइंग कोड इन स्निपेट एज अ पार्ट ऑफ HTML प्रोग्राम। बी फॉर बोल्ड होता है, तो जिस भी ऑप्शन में आपको बोल्ड दिख रहा है वही इसका आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग कोड। ठीक है, IMG SRC इमेज का सोर्स दिया है, विड्थ हाइट लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू सेट द इमेज साइज 250 पिक्सेल्स एंड 400 पिक्सेल्स। तो 250 और 400 पिक्सेल्स जो ऑप्शंस है ये आपका यहाँ पर है, क्योंकि ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो जो पहले दिया है वो पहले जाएगा, जो बाद में दिया है वो बाद में जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका A नंबर होगा। और ये दोनों जो है ये टैग्स में ऐसे नहीं लिखा जाता है। टैग्स में कमांड्स को जो ब्रैकेट्स होता है एंगुलर ब्रैकेट, उसके अंदर डबल कोट्स में हम लोग सिंपली मेंशन करते हैं। टैग्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम लोग को कौन सी टैग की जरूरत पड़ती है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट 3 चीज के साथ काम करता है, डेफिनेशन लिस्ट, उसके बाद उसका टाइटल और फिर उसका डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन। ठीक है, कौन सा रीजन नहीं है फॉर द डिजिटल डिवाइड इन डिफरेंट डेमोग्राफिक रीजन। दिए गए हैं कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी रीजन नहीं है डिजिटल डिवाइस का इन डिफरेंट डेमोग्राफिक रीजन, नहीं ये एक रीजन है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी एक रीजन है। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। ठीक है, ये रीजन नहीं है डिजिटल डिवाइड का। लैक ऑफ एक्सेस टू बी डिसेबल्ड, तो ये भी रीजन है। तो जो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर है C नंबर। 34, which of the most popular method of encrypting data in Caesar cipher where original data is replaced by a key character, like if key is -2 then A will be replaced by Y and B is replaced by Z and so on। ठीक है, यानी अगर की -2 होगा तो A को पीछे ले जाएंगे 2 लेटर में, 26 लेटर है तो A को अगर पीछे लेकर जाएंगे तो Z के पीछे Y, और B जो होगा वो 2 प्लेस पीछे जाएगा तो वो Z हो जाएगा, और अगर की 2 है तो रिप्लेस्ड नेक्स्ट 2 पे हो जाएगा। ठीक है, बाय इट्स नेक्स्ट लेटर मीन्स द लेटर A विल बी रिप्लेस्ड बाय C और B जो होगा वो D हो जाएगा। ठीक, एक्चुअल में ये जो प्रश्न है यह पिछले साल एक सैम्पल पेपर में केस बेस्ड स्टडी प्रश्न था, वहीं से डिराइव किया गया क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको पिछले साल का भी सैम्पल पेपर निकाल के दिखाती हूँ। ठीक है, तो एज पर ये जो 34 नंबर क्वेश्चन है इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो D नंबर का होगा। ये कौन सा फॉर्म कंट्रोल HTML में यूज होगा इसके लिए? ये रेडियो बटन है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये रेडियो बटन है, क्योंकि रेडियो बटन ऐसे गोल गोल होगा, उसमें से कोई एक सेलेक्ट होगा। अभी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनपुट जो टाइप है वो रेडियो है, तो इनपुट टाइप रेडियो में हमारे पास 3 है। B नंबर तो ऐसे ही हट गया। नेम है जेंडर। ठीक है, वैल्यू है मेल और कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है मेल। ठीक है, और ये BR है, BR इसलिए है क्योंकि यहाँ से लाइन ब्रेक होकर दूसरे लाइन में आए, तो ये इसका जो आंसर है ये A नंबर है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिक्कत है कि ये इस वाले को यहाँ पर क्लोज कर दिया है, फिर इसने दूसरा टैग खोल दिया, तो इस तरीके से हम लोग कमांड को नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है कमांड लिखने का। ठीक है, इस वाले में क्या प्रॉब्लम है D वाले में कि जो ये मेल लिखा हुआ है ये टैग के बाहर लिखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसने लिखा नहीं है इसलिए ये D वाला ऑप्शन भी नहीं है। और टू टाइप होता है वो रेडियो होता है, रेडियो बटन नहीं होता है, तो A नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 36 नंबर की बात करें, गगनदीप हैज रिटन द फॉलोइंग कोड टू डिस्प्ले एन इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ HTML। तो बॉडी BG ग्राउंड एनिमल डॉट JPG, बट ही इज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट। वाई? बिकॉज उसका कोड जो है वो गलत है। ठीक है, BG ग्राउंड कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो बॉडी टैग का एट्रीब्यूट क्या है? BG कलर है, बैक नहीं है, BG इमेज नहीं है, बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड टैग आपको मदद करता है, बॉडी टैग के साथ ये लगता है
और ये मदद करता है किसी भी इमेज को पूरे फाइल के बैकग्राउंड में डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो ये 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी नंबर, बॉडी बैकग्राउंड। अगर यहाँ पर यही प्रश्न किसी कलर के लिए आता तो आपका उत्तर होता बॉडी BG कलर। याद रखिएगा, कलर की स्पेलिंग जो होती है HTML में वो COLOR होती है। ठीक है, इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू अवॉइड प्लेगियरिज्म व्हेन यूजिंग मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट। कौन सा प्लेगियरिज्म को अवॉइड करने का तरीका है। ठीक है, साइट हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, साइटिंग, पैराफ्रेजिंग, रेफरेंसिंग एंड एम्बेडिंग। जिस भी जगह पे 1 2 3 है वही हमारा करेक्ट आंसर है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है C नंबर। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो टैग टू क्रिएट पासवर्ड फील्ड इन HTML। HTML में पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो हमारा होता है इनपुट, टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड हम लोग जाते हैं लिखने के लिए। ठीक है, पासवर्ड कोई टैग नहीं होता है, मतलब इनपुट एक्चुअल में टैग है। ठीक है, और फिर एट्रीब्यूट्स में हम लोग फॉर्म के लिए इनको यूज करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा 38 नंबर का वो होगा B नंबर। 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन ऑप्शंस इन ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट। जब हम लोग ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट बनाते हैं तो हम लोग किसको यूज करते हैं, तो ऑप्शंस को यूज करते हैं। मैं आपको फिर से यहाँ बताऊंगी कि अगर आपको HTML फॉर्म को अगर जानना है या आप इसके बारे में रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगी, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो। इसमें से कौन सा करेक्ट वे है एक लिस्ट को लिखने का लोअर केस लेटर में। ठीक है, तो देखिए OL का जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है टाइप, लेटर अल्फा ये कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं OL का, तो OL टाइप इक्वल्स टू A, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा B। अभी यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, बड़े बड़े छोटे छोटे केस स्टेटमेंट्स दिए होंगे और आपको यहाँ से किन्हीं भी 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 10 प्रश्न यहाँ पर होंगे। एक बार मैं इसे पढ़ लेती हूँ। गीतिका ने रिसेंटली क्रिएट किया है सोशल अकाउंट, वो बहुत एक्साइटेड है और वेट भी कर रही थी बहुत दिनों से ऑनलाइन होने का। ठीक है, यानी यहाँ पे एक बच्ची ने अपना एक ऑनलाइन साइट बनाया और उसके बाद जो उसका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेकार टाइप का है। हाँ, क्योंकि उसे निगेटिव पोस्टिंग मिल रही है और बहुत ख़राब से कमेंट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा अननोन पीपल उसे मेल भी कर रहे हैं। अभी हम लोग इस समस्या के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो गीतिका किस तरह की विक्टिम है, उसके साथ जो हो रहा है वो एक्चुअल में क्या हो रहा है। उसके साथ जो हो रहा है, जब आप ऑनलाइन किसी को इस तरीके से परेशान करते हैं, ट्रोल करते हैं, तो इसे हम लोग साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम उसे फेस हो रही है, वो जो विक्टिम है वो इसकी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन शी शुड टेक। उसे क्या करना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट। शी शुड स्टॉप गोइंग ऑनलाइन एंड डिलीट हर सोशल मीडिया अकाउंट। 80% बच्चे यही काम करते हैं। 2042 का जो A नंबर है, बट ये एक तरीका नहीं है अपने आप को साइबर बुलिंग या साइबर स्टॉकिंग से बचाने का। She should not share this with anyone and she might face more of such kind of behavior। कई बार बच्चे डर के भी ये बात किसी से नहीं कहते हैं कि पता नहीं ऐसा प्रॉब्लम और लोगों से झेलना पड़ेगा। कई बार घर में भी डांट पड़ जाती है। She should file a complaint at the nearest police station। ठीक है, वो एक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके फाइल कर सकती है अपने प्रॉब्लम को। हालांकि साइबर जो हमारे FIR होते हैं ये ऑनलाइन ही होते हैं। She should inform her parents and bring to the notice of the school authority। ये जो D नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। अगर आप साइबर रिलेटेड किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में फंसते तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, बिकॉज दे आर द ओनली वन हु कैन सेव यू फ्रॉम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो D नंबर इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। अगर ये D नंबर नहीं होता तो हम लोग C नंबर के बारे में भी सोचते। आफ्टर द स्कूल इज रेफरिंग टू। ठीक है, उसके प्रॉब्लम को सुनने के बाद स्कूल ने डिसाइड किया वो एक पब्लिश करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को इंटरनेट पे बिहेव करना है, यानी साइबर इथिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन है, तो जाहिर सी बात है जब आप किसी को बताते हैं कि उसे नेट पे कैसे बिहेव करना है तो यह साइबर इथिक्स कहलाता है। ठीक है, बट चूंकि यहाँ बात इंटरनेट से हो रही है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साइबर इथिक्स। ठीक है,
गीतिका दिस इज ऑल्सो नोन एज, उसके किसी मित्र ने उसे सलाह दिया कि अपने पर्सनल इंफॉर्मेशंस को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, ताकि कोई इंटेंशनली या बिना इंटेंशन के भी कैसे अटैक से अपने आप को बचाया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डेटा प्रिवेसी। जो कंप्यूटर टीचर हैं गीतिका की, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऑनलाइन सेशन लेंगी नेटिकेट्स पे, यानी नेट यूज़ करने वाले एटिकेट्स के बारे में। तो ये क्या क्या चीज़ को इंक्लूड करता है? सेफगार्ड वंस पासवर्ड एंड सेंसिटिव ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, logging out of social media account after the session, not bullying or trolling anyone by disrespecting them or passing inappropriate remarks। ये जितने भी ऑप्शंस हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस नेटिकेट्स में आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर। यानी एक जो प्रश्न था वो पूरा ही साइबर इथिक्स पे था। दूसरा जो केस स्टडी का प्रश्न है ये कम्प्लीटली HTML पे है। ठीक है, शुरू से देखते हैं। HTML है, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट कलर रेड, साइज है 5। ये प्रश्न पिछले बार भी सैम्पल पेपर में था, बट पिछले बार सैम्पल पेपर में शायद इसकी इमेज थी। अभी आपको इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर्म इन द फॉलोइंग टू फिल अप द लाइन 1। लाइन 1 में यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे H1 ओपन है, तो यहाँ पर H1 क्लोज होगा। सिंपल सी कहानी है। तो H1 क्लोज यहाँ पर कहाँ हो रहा है? अगर हम लोग टैग की बात करें 46 नंबर पे, तो ये हमारा यहाँ पर H1 टैग जो है ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये क्लोजिंग टैग है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग इन द फिलअप इन लाइन 2। लाइन 2 में यहाँ पे 5 फिलअप है, आपको देखना है कि किसमें कौन फिलअप में क्या जाएगा। तो यहाँ फॉन्ट टैग ओपन हुआ है, ठीक है, फॉन्ट टैग कलर हुआ है, साइज ये है। तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, तो एक कलर है, एक साइज है। ठीक है, तो जो आपका अब तीसरा होगा, फॉन्ट का तो 3 ही एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एक कलर होता है, एक साइज होता है, तीसरा फेस होता है। तो जो यहाँ पे तीसरा इसका ऑप्शन है वो है फेस। ठीक है, यानी जो करेक्ट आंसर है वो है फेस। करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर लाइन नंबर 3। अब यहाँ पर एक टैग होगा, तो वो कौन सा टैग होगा? ठीक है, फॉन्ट कलर, जो यहाँ पर फॉन्ट हमने टैग ओपन किया है, इस फॉन्ट को हमने कहीं क्लोज नहीं किया है, तो सर्टेनली यहाँ पर फॉन्ट टैग जो है वो क्लोज होगा इस जगह पर। ठीक है, क्योंकि बाकी जो है ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट यहाँ खुला यहाँ बंद, सब यहाँ पे भी सुपरस्क्रिप्ट यहाँ खुला यहाँ बंद, बट फॉन्ट टैग को हमने कहीं क्लोज नहीं किया। तो इस जगह पे जो टैग बंद होगा वो होगा फॉन्ट, ये वाला क्लोजिंग टैग होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप लाइन नंबर 4 एंड देन लाइन नंबर 5। लाइन नंबर 4 में क्या बंद होगा? तो ये LI, ये वाला, जिस जगह पे भी ये ऑप्शन होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर LI वाला, वो होगा ये B नंबर 49 का। और 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पर क्लोज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज करेगा ये वाला टैग। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई सैंपल पेपर की। ठीक है, एक मैं आपको पिछले साल वाला सैंपल पेपर भी दिखा देती हूँ, कहाँ से मुझे ये क्वेश्चन दिख रहा था। ठीक है, पिछले साल के सैंपल पेपर में यहाँ पर एक सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का एक बड़ा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको बताया कि वो ये आधा जो है वो क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ के भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। फिर इसी बेसिस पे कुछ प्रश्न है यहाँ पर। ये वाला प्रश्न इस बार के भी सैंपल पेपर में है, पिछले साल भी सैंपल पेपर में था। ठीक है, और फिर इस तरीके का भी एक अभी इस बार के सैंपल पेपर में भी एक क्वेश्चन है इस टाइप का। ये वाला प्रश्न भी है, फिर से ये वाला प्रश्न भी है, बट हाँ थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, बट प्रश्न ये हैं। ठीक है, और ये सारे प्रश्न का भी मैंने ये सीधा मार्किंग स्कीम है, तो आप प्रश्न भी देख सकते हैं, उसका उत्तर भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अपना प्रश्न और उत्तर इसका देख लीजिए, ताकि ये जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसकी भी आप तैयारी कर लें। ठीक है, हालांकि ये पिछले साल का सैंपल पेपर है, बट पिछले साल तो हमारी बोर्ड की परीक्षाएं हुई नहीं थी। इसके अलावा
ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट वाला प्रश्न इस बार भी इस तरीके का, और ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये इमेज वाला जो मैं आपको बता रही थी, अभी हमें जो मिला है वो इसका आंसर मिला है। ठीक है, और आपको वहाँ से खोज कर लिखना था कि कौन सा टैग कहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा। यही वाला पिछले साल वाला ही उठाकर यहाँ पर डाला गया है। यह प्रश्न पिछले साल के सैंपल पेपर में है। ठीक है, तो इस बार आपको उत्तर देकर और इस पर से प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर वाला सैंपल पेपर भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको इसमें से कुछ ना कुछ काम आ ही जाए। ठीक है, यहाँ पर एक बार बात करते हैं साइबर एथिक्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो साइबर एथिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का मैंने यहाँ पर एक छोटा सा नोट्स बनाया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रश्न आए। साइबर एथिक्स क्या है, नेटिकेट्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, कौन कौन सी चीज़ें नेटिकेट्स में आती हैं, लाइसेंस किसे कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके अलावा फ्रीवेयर किसे कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न था आपके सैंपल पेपर में। फ्रीवेयर का एग्जाम्पल क्या है, शेयरवेयर किसे कहते हैं, साइबर लॉ क्या होता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस किसे कहते हैं, प्रोप्राइटी और क्लोज सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जिसे CSS भी कहते हैं, वो क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, फिर उससे जुड़ी राइट्स क्या हैं, पेटेंट किसे कहते हैं, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क किसे कहते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स किसे कहते हैं, प्लेगियरिज्म क्या होता है, और प्लेगियरिज्म से अवॉइड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें थी वहाँ पर हमने देखा था। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हैं इसमें। डिजिटल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट क्या है, वेज टू प्रोटेक्ट डिजिटल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सा है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, क्योंकि यही आपका सिलेबस है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, कौन कौन से मेजर फैक्टर्स होते हैं डिजिटल डिवाइड के, इससे बेसिस भी क्वेश्चन था। चैलेंज टू ब्रीच द डिजिटल डिवाइड आर एज फॉलोज, कौन कौन से बैरियर्स हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स क्या होता है, कौन कौन सी साइट्स ई कॉमर्स में आती है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं ई कॉमर्स साइट के लिए, प्रीवेसी क्या है, फ्रॉड क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स जो कि यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ HTTP URL इंस्टीड ऑफ HTTP, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, डेटा इंक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है, कैटेगरी कैसे हम लोग कैटेगरी में बांटते हैं अटैक्स को, मालवेयर क्या है, सिक्योरिटी ब्रीचेस क्या है, डिनियल ऑफ सर्विस यानी DOS अटैक किसे कहते हैं, सेशन हाईजैकिंग क्या होता है, DNS पॉइजनिंग किसे कहते हैं, साइबर क्राइम को किस तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं, कौन कौन सा जनरल इंस्ट्रक्शंस होता है, कौन कौन सा न्यूसेंस है, क्या पर्सनल आइडेंटिटी थेफ्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या क्या सी चीज़ें हैं, फिजिकल और मेंटल डैमेज में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, टेररिज्म में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसको अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका केस स्टडी वाला जो इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन बनाना थोड़ा आसान होगा अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो। इसके अलावा भी मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशंस अपने हिसाब से डाल दिए हैं जो शायद आपके टॉपिक के हिसाब से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, फार्मिंग क्या है, फिशिंग क्या है, फ्रिकिंग क्या है, पिगी बैकिंग क्या है, पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या है, PWD क्या है, रैंसमवेयर क्या है, रफ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, रूट किट, सेक्सटॉर्शन क्या होता है, स्निफिंग अटैक किसे कहते हैं, स्पूफिंग क्या होता है, स्पाईवेयर, टाइम बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वर्ड ड्राइविंग, वर्म एंड ज़ॉम्बी। ठीक है, आप ये 10 पेज का है कम्प्लीटली। ठीक है, एक बार इसको 10 पेज को 10 नंबर के लिए पढ़ा जा सकता है। ठीक है, पढ़ के आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। मैं एक बार फिर से कहूँगी, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट HTML वाले फॉर्म्स में है तो आप मुझे ज़रूर से टाइप करें चैट में, ताकि मैं आपको उसे बनाकर समय के पहले अगले